मेरे प्यारे बहादुर साथियों एंड रिस्पेक्टेड गेट्स, डिसेबिलिटी के बाद में उसकी केयर कैसे लेना है और जो ट्रॉमा होता है साइकोलॉजिकल, उसकी केयर क्या करनी है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, कंसर्न क्या है, इसके बारे में मेरे को बोलने के लिए बताया गया। दो कैटेगरी के वार्ड डिसेबल्ड होते हैं, एक जो इनिशियल मेडिकल केयर के बाद में बोर्ड आउट हो जाते हैं, दूसरे जो कि सर्विस में रह जाते हैं। डिसेबिलिटी तो होगी परमानेंट और वो सर्विस करते हैं। जो मेरे को डाटा मिला किसी के थ्रू एजी ब्रांच का, वो ये है कि जो बॉर्डर आउट हुए हैं 47 से 4788 और जो कारगिल वार के बाद में सर्विस में रहे हैं वो 3368 है। जो हमारे भूतपूर्व चीफ साहब ने बताया उसके मुताबिक ये जो टोटल दोनों कैटेगरी मिलनी चाहिए तो ये कोई 21 से 25,000 मैंने रफ कैलकुलेट किया था जब उन्होंने बताया था, तो इतना होना चाहिए। ऑफकोर्स 47 वालों में से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते होंगे इस लाइफ से, तो थोड़ा डिफरेंस होगा। एंड ऑल्सो ये कार्गिल वॉर के बाद का उससे पहले का क्या हमको पता नहीं है। अब सब लोग बोलते हैं नजरिया, एटीट्यूड, सही बात है, यही मेजर प्रॉब्लम है और ये मेजर प्रॉब्लम एक लेवल पे नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, हम जब हमारा देश जो एनसीआर है, करोड़ कितने की आबादी है, कितने बंदे 50, वो भी हमारे फैमिली के हैं। क्यों नहीं कोई हमारे को सुनने को तैयार। मेरी किस्मत से मैं 1 साल यूएस में रहा था, वहां मैं देखता था कैसे लोग सिविलियन कितना उत्साह देते हैं अपने सोल्जर को। वॉर वुंडेड की तो बहुत ही वो होती है। ये एटीट्यूडनल चेंज है। पहले मेडिकल के ऊपर हमारा काफी तवज्जो जाती है, लेकिन उसके आगे बहुत कुछ सोचना और कंसिडरेशन होने की जरूरत है। मैं छोटे लेवल पे एग्जांपल देता हूँ। एक हॉस्पिटल में जाओगे, वहां लिखा हुआ बोर्ड पे प्रायोरिटी मिलेगी वार्ड डिसेबल्ड को, गैलेंट्री अवार्डीज को और सीनियर सिटीजन। मैंने आज तक कहीं कोई पहली 2 कैटेगरी का काउंटर नहीं देखा, कंबाइन करके भी सीनियर सिटीजन के काउंटर जरूर देखे हैं। तो देर में ये बोर्ड सिर्फ लगाने से थोड़ी होता है। अब मैं ऊपर ले जाता हूँ माइक्रो लेवल पे, जो असली प्रॉब्लम है। मैं 2 एनजीओ का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, दोनों की तनख्वाह 50,000 रुपया है। दोनों एक एक्शन में जाते हैं, दोनों डिसेबल हो जाते हैं। एक सर्विस में रह जाता है, एक बॉर्डर आउट हो जाता है। जो बॉर्डर आउट हो जाता है उसको 50%, क्योंकि 50% डिसेबिलिटी है, उसको 50% 25,000 रुपया उसको नॉर्मल पेंशन मिलती है और 25,000 उसको वार्ड डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो उसके 50,000 के 50,000 मिलते हैं। जो सर्विस में रह गया उसको भी 50,000 मिलते हैं, अगले 15 साल तक वो सर्विस करता है। लेकिन एटीट्यूड से ये है कि इस डे बंदे ने अपनी टांग कटा ली, सर्विस में रह लिया, एम्पुटेशन हो गई है और वो नॉर्मल फिट एनजीओ के साथ में ड्यूटी दे रहा है, 100% ड्यूटी दे रहा है। क्या उसका देश का इतना वो है कि वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है 15 साल तक। अब इसके अगेंस्ट में सिविलियन एम्प्लॉय जिस दिन वो डिसेबल्ड होता है, वार की तो बात छोड़ो, वो तो कहीं एक्सीडेंट में हो जाए तो उसको उसी दिन से डिसेबिलिटी पेंशन लागू है। इससे ज्यादा घोर न्याय कहाँ हो सकता है। ये हमारा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट इस पे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके बाद में जब रिटायर्ड होते हैं, जैसे जनरल विजय, जनरल कार्डो, जो मैं खुद भी हूँ, 40% कम डिसेबिलिटी, उसी परसेंट से 40% आपको कम मिलेगी। अगर आपको 100 रुपया डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है जो बॉर्डर आउट है, तो हमको 60 रुपया मिलेगा। अगर इसको लंबे तरीके देखा जाए, मैं इन 2 एनजीओ की बात कर रहा हूँ, तो 15 साल सर्विस, 15 साल उसके बाद का जीवन है, तो 1 करोड़ से ऊपर मॉन्यूमेंट हो जाता है। ये नहीं कि हम पैसे के लिए चाहते हैं, लेकिन कोई सोचना, कोई सेंसनेस तो होनी चाहिए। तुम इतने लोगों को सिविल में दे सकते हो और जो वार्ड डिसेबल्ड को नहीं दे सकते, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन। अगर यहाँ भी बात खत्म नहीं होती, एक 1971 वॉर के बाद में एक गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन करी थी इनकम टैक्स के ऊपर वार्ड डिसेबल्ड के लिए। 2019 में गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से रूल निकाला कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है ना रिटायर्ड वालों की, वो 40% जो कम वाली है, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगाना चाहिए।
तो ये तो एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस है तो इसलिए अभी कुछ नहीं हो रहा। और हम हर दूसरे दिन अखबारों में पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट बड़ा अपसेट है गवर्नमेंट के साथ कि एएफटी ने डिसेबिलिटी पेंशन दी है और गवर्नमेंट केस लेके आ गई है उसके लिए। तो ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, ये बंद होनी चाहिए। कैसे बंद होनी चाहिए, हमको संघर्ष करते रहना पड़ेगा। अब नीचे लेवल पे आए तो जवान और ऑफिसर के बीच में सेम इंजरी के लिए भी ट्रॉमास का डिफरेंट हो जाता है। इनका लेवल ऑफ एजुकेशन डिफरेंट होने से और लेवल ऑफ अवेयरनेस डिफरेंट होने से तो जवान की परेशानी और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि साइमल्टेनियसली साथ साथ एक तो इंजरी की पेन होती है और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है जिसको वो कोप अप करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं। और रेयर कॉम्प्लिकेशन और सर्जरी कई बार चाहिए होती है, वो फॉरवर्ड हॉस्पिटल में नहीं होती है, ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो फिजिकली अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते, उनको अटेंडेंट चाहिए। तो इसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कोई फालतू में बंदा बिठा के रखेगा नहीं। हेल्प करते हैं हॉस्पिटल वाले, काफी अच्छा एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसके लिए सोचना चाहिए। सेंस ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का, जो अकेला बैठा है, इंजर्ड बैठा है अपने बेड में, उसके उसके उसका दिमाग, क्योंकि वो अपने बॉडी से अलग हो गया, अपनी फैमिली से गया, तो उसके लिए काफी चैलेंजेस आते हैं। और यूनिट ऑपरेशनली कमिटेड होती है तो वो उसकी लुक आफ्टर नहीं कर सकते इमीडिएटली। हॉस्पिटल घर से 1000 मील दूर हो, घर वाले कैसे आए उसको मिलने के लिए? और इसलिए, और उसकी जो फैमिली अगर आए भी तो कहाँ रहे, उसके बोर्डिंग लॉजिंग के चैलेंजेस हो जाते हैं। तो इसी तरीके से और फैमिली के और खुद के चैलेंजेस भी हो सकते हैं, बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, फाइनेंशियल कमी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो एक डर कि अभी क्या होगा, मैं बोर्ड आउट हो जाऊंगा, मेरा अगला कैरियर क्या होगा, इस तरीके की परेशानियां, क्योंकि रूल्स नहीं पता, एंटाइटलमेंट नहीं पता, रेगुलेशन नहीं पता, तो इसलिए परेशानियां आ जाती हैं। और बहुत छोटे छोटे, जैसे चीफ साहब ने बताया, तो आवा ने बड़ी मदद करी, लेकिन ये परेशानियां हैं, अंडरगारमेंट नहीं है, बंदे का फोन अपने पास नहीं है, अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता। तो इस तरीके की काफी परेशानियां हो जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो मेन दिमाग के अंदर चोट लगती है, वो दिखा नहीं देता। जो आपकी इंजरी है वो तो दिखाई दे रही है डॉक्टर को, आपको दर्द हो रहा है बता रहे हो डॉक्टर को, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता। बड़े चैलेंजेस होते हैं। उसके बाद रिटायर होके, मतलब जैसे भी बाहर जाते हैं, बोर्ड आउट होकर जाते हो रिटायर, तो उसके बाद में सिविल में एम्प्लॉयमेंट ढूंढना आसान नहीं है। अच्छे भले बंदे को नहीं मिलता तो हमारे लिए और भी चैलेंजेस हो जाते हैं। और टाइम टू टाइम बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट से मदद चाहिए, सिविल गवर्नमेंट से, या कई बार पुलिस से भी मदद चाहिए। तो ऐसी चीजें काफी परेशान करती हैं इंसान को। और मेरी रिकमेंडेशन है कि हो सके तो कैजुअलिटी को उसके होम टाउन के पास में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां शिफ्ट करा जाए, ताकि उसकी फैमिली उसके पास आ जा सके। और जो मेजर हॉस्पिटल में तो अच्छे अच्छे सर्जन हैं, फॉरवर्ड एरिया में अगर वो सर्जन नहीं है जो इमीडिएटली चाहिए, तो आउटसोर्स कर लेना चाहिए। बॉर्डर के पास जैसे अमृतसर है, कोई भी अपने सिटीज में बहुत बड़े सिविल में हॉस्पिटल, डॉक्टर्स बहुत है जो कि हेल्प कर सकते हैं। यूनिट के अलावा रेजिमेंटल सेंटर को स्टेप इन कर देना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ती है तो एक सेंटर कमांडेंट को एक एनसीओ अटैच कर देना चाहिए एमएच के साथ या नजदीक वाली यूनिट के साथ, और कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के सेक्रेटरीट को उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। और एमईएस को अकोमोडेशन को मॉडिफाइड करना चाहिए अगर जरूरत पड़ती है, जैसे व्हील चेयर वाले साथी होते हैं तो रैंप वगैरह बनाना, वो सब करना चाहिए। मिलिट्री हॉस्पिटल जैसे आवा वाले सेल फोन से बात कराते थे, ये एमएच के पास होना चाहिए। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, उनकी कैंटीन फंड से मिल सकता है, कहीं गवर्नमेंट से भी डिमांड कर सकते, तो वो ऐसी छोटी चीज दे देनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चे से बात करे, वाइफ से बात करे, तो थोड़ी परेशानी दिमाग की डिस्ट्रेस होती है। और हॉस्पिटल की जो अथॉरिटीज है वो प्राइवेट सेक्शन इंडिविजुअल का, चाहे वो आपके सामने है या नहीं, दिखाता है या नहीं, उसका साइकोलॉजिस्ट और दूसरे काउंसलर के साथ जरूर सेशन होना चाहिए। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कुछ लिखा तो है नहीं उसके सिर के ऊपर,
माथे के ऊपर, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जब तक उसकी पूरी प्रोग्रेस नहीं हो जाती ये होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इसमें सफर कर चुका हूँ, मुझे मालूम है। और ये वार्ड डिसेबल्ड एक्सर्स उनको कभी मिलिट्री हॉस्पिटल से डिनाई नहीं करना चाहिए करके। आजकल तो एक्सेप्ट करने लगे। बीच में मैं एक जन सा होते हुए भी मैं उसमें जाता ना, मेरे को वो मेरा कार्ड देख के बोलते ECHS वाले, ये आपको यहाँ लागू नहीं, वहां जाओ दूसरी जगह पे। आई वांट टू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ जो कि उसके पास ECHS में नहीं है, तो ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन है राइट टू सर्विस एक्ट की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस तरह का एक्ट हो जहाँ पे आप फोन करें, आप अपनी एंटाइटलमेंट चेक करना चाहते हो, एक सेंट्रलाइज होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, हो सकता है कि हमारा NGO एक किसी PCDA से अच्छा वाला ऑफिसर, कोई रिटायर्ड बंदा, उसको वॉलंटियर लेके उसको टोल फ्री नंबर दे दो और वो कॉल करे कि सर मैं ये हूँ, मेरी ये परेशानी है, आप मेरे को कैलकुलेट करके बता दो मेरे को क्या क्या लागू है क्या नहीं है, तो सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल फैसिलिटेशन। और नेशनल सिंगल विंडो, सिंगल अथॉरिटी शुड बी सेटअप, जिससे कि कोई भी चैलेंज आता है एक्स सर्विसमैन को, सॉरी वार्ड डिसेबल्ड को, वार्ड विडो को या गैलेंटी वार्ड, उसने वहां पे फोन से बता दिया या ईमेल से बता दिया कैसे भी, और उसकी टाइम वाइज हर 15 दिन के बाद अपडेट आनी चाहिए, आपका ये प्रॉब्लम था, इसका ये प्रोग्रेस हुई है 15 दिन में, जब तक ये पूरी रिजॉल्व नहीं हो जाती। ऐसे बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए हैं, कोई मिनोरिटी एक्ट है, कोई कुछ है, ऐसे ऐसा कोई एक्ट हमारा भी होना चाहिए। और वार्ड डिसेबल्ड को स्पेशल प्रायोरिटी के लिए जो कार्ड होते हैं ECHS के, अलग कलर के होने चाहिए, शाइनी कलर का होना चाहिए, ताकि अगर वार्ड डिसेबल्ड एक लाइन में से आगे काउंटर पे जाता है तो वो कार्ड उसके हाथ में, तो लोग बाकी जो खड़े पेशेंट है वो बुरा नहीं मनाते हैं। नहीं तो जाके आप आगे जाओगे तो वो आपको ऐसे देखेंगे कि आप ये क्या आ गया। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है। जैसे आपको दिखाई रहा है कि इतने बड़ी एरिया में से हमारे खुद ही के इतने, हमारे फौज के लोग भी नहीं आए, इतने लोग जहाँ रिटायर्ड रहते हैं। राजीव चंद्रशेखर मेंबर पार्लियामेंट साहब ने 2019 में रिकमेंड करा था कि जो वार्ड डिसेबल्ड है, जिनको लंबा पीरियड चाहिए रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में रिडिप्लॉय कर देना चाहिए या कहीं और डिपो में कर दी, जो कि वो सुटेबली कर सकते हैं। और जो सिविल में एक्ट है, 2016 का एक्ट है, उसके मुताबिक सिविलियन एम्प्लॉय कभी उसको अगर वो उसके लिए टाइप की जॉब नहीं मिलती उसकी डिसेबिलिटी के मुताबिक, वो घर में बैठा रह सकता, सुपरनेमरी पे रिटायर नहीं होगा उसको। और उसका एडवांटेज क्या है, उसको इंक्रीमेंट मिलते रहते, प्रोटेक्टेड रहती है उसकी पे। एंड अगर वो खुदा न खास्ता ग्रुप A सर्विस का है तो पता नहीं कहाँ तक पहुंचता है, वो जनरल साहब के रैंक तक पहुंचता, एक कैप्टन मेजर का रैंक है, MES का बनता। श्रीलंकन आर्मी ने अच्छा एक्सपीरियंस किया है इस मामले में। सोशल वर्क NGO को पार्टनर करना चाहिए। स्टॉप ने भी बताया था। मैं रोटरी क्लब चंडीगढ़ मिड टाउन का मेंबर हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, वो इतने खुश होंगे जाकर, उनको सिर्फ एक्सेस चाहिए कि हॉस्पिटल में जाना दिया जाए। सारे मेंबर बहुत खुश होकर जाकर, जो आपका वार्ड डिसेबल्ड वहां आ गया, उसको चेयर अप करेंगे, उसको खाने के प्रेजेंट देंगे, क्या कुछ देंगे। ये बहुत अच्छा है। और 3300 क्लब हैं पूरी इंडिया में, चारों तरफ फैले हैं, अपने अपने एरिया में वो अपने वार्ड डिसेबल्ड को काफी मदद कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फर्म, जैसे पहले भी किसने बताया कि उनको ट्रेन करना चाहिए और डिसेबल्ड सोल्जर को एम्प्लॉय करना चाहिए, और उनका जो उनको जो खर्चा होता है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अकाउंट होना चाहिए। जहाँ जो कॉर्पोरेट डोनेशन देता है उसमें कंसिडर करना चाहिए। और सेपरेट ग्रुप तो होना ही चाहिए, जैसे वॉर विडोज का, वॉर गैलेंट्री अवार्ड्स का, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि वो ग्रुप बहुत ज्यादा एडवांटेज है, उसमें भी बड़ी त्रुटियां हैं, क्योंकि मैं गैलेंट्री अवार्ड विनर भी हूँ। जैसे पे इंक्रीज होती है, DA इंक्रीज होता है 2.5 टाइम, वो गैलेंट्री अवार्ड सिर्फ 2 टाइम। वाई? वो भी तो एक अलाउंस है ना उसके, गवर्नमेंट। बट छोड़ो उसकी बात, यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि सेपरेट होना चाहिए। एंड में मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी को
वॉर डिसेबल्ड का खून जो कि बैटल फील्ड पे बहा है उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये कुंड खेललेस थॉटलेसनेस से एटीट्यूड चेंज होना चाहिए ग्रेटिट्यूड की तरफ, ताबेदारी की तरफ कि आपने हमारे देश के लिए ये किया है, हम आपके ताबेदार हैं, ये होना चाहिए। हम बहुत बड़ी चीज नहीं मानते, हम सिर्फ डिसेंसी तो है। इतना बड़ा सेमिनार हो रहा है और जहाँ पे 50 बंदे, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द जनरल पब्लिक आल्सो। तो ये पूरे सबको मिलके करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट डिसेबिलिटी पेंशन है बोर्डेड आउट को बहुत अच्छा है, बहुत 100% दे रहे हैं बहुत, लेकिन जो पीपल सर्विस में रह गए हैं उन्होंने उन्हें आप सिविलियन को दे सकते हो, वॉर डिसेबल्ड को नहीं दे सकते। वो अनफॉर्चुनेट है, उसको और सोचना चाहिए। और 50% ऐसे वॉर डिसेबल्ड होते हैं जो लिटरली अपनी डेथ के अगेंस्ट लड़ाई करके जिंदा रहते हैं। तो इतना बड़ा तो वो दे सके। और बाकी कंट्रीज का डाटा देखना चाहिए। कनाडा का तो बहुत ही सुपर है, फैमिली को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। फाइनली मैं ये कहता हूँ, भगवान का शुक्र है कि हम जिंदा हैं, लेकिन देश को भूलना नहीं चाहिए कि इस तरीके का। जय हिंद। Thank you, Jim.